मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल तमाम भूमिकाओं में नजर आते हैं। कभी वो नायक की तरह ऑन द स्पॉट अधिकारियों कर्मचारियों जो लापरवाही बरतते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, कभी सिंघम की तरह बड़े बड़े अफसरों पर एक्शन लेते हैं कुछ भी गड़बड़ी होती है तब, और दूसरी तरफ बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में वो बहनों के बीच हाथ में जो राखी है उससे लदी हुई उनकी तस्वीर आती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन यादव जी आपका। आपका भी अभिनंदन। मैंने ये इतनी भूमिकाएं बताई हैं आपकी, कौन सी भूमिका में आप अपने आप को पाते हैं? देखो, हम तो सब सहज सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए सरकार के नाते से कुछ कड़क निर्णय लेना पड़े तो मन बड़ा कड़क करना थोड़ा तकलीफ भी आती है, लेकिन निष्पक्षता से हम विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं तो दायित्व के साथ निर्वहन करना ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे यहाँ आत्मीयता रहना चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए, परस्पर सौहार्दता होना चाहिए। इसलिए सामाजिक संस्कार के आधार पर हमारे सारे त्यौहार खूब आनंद से मनाए जाने हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के त्यौहार पर जब लाडली बहनों को उनके लिए अलग से इस साल भी हमने 250 रुपये राशि दी है और धीरे धीरे बढ़ कर के राशि बढ़ाते जा रहा है, तो वो आनंद भी मिलता है। लेकिन ये एक हमारे संस्कार है, उज्जैन के संस्कार भी है कि हम अपने को ज़मीन से जोड़े रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मैंने वो मैहर की तस्वीर देखी थी आपकी, हाथ में राखी हैं और बहनें जो हैं बिल्कुल एकदम घिरे हुए हैं आप। तो ये तस्वीर नई है या फिर ये आपका जो सिलसिला है राजनीति के साथ चल ही रहा है? उसी प्रकार से चल रहा है, क्योंकि क्या होता है हमारे परिवार के अंदर ये एक भाव रहता ही है कि अगर भाई नहीं तो भाई का बेटा भी है, तो वो हमारे अपने परिवार के रिश्ते जो बन जाते हैं एक बार, और ये रिश्ते बनाने से भगवान ने अगर मौका दिया तो उसको निभाना और बड़ा वैसा जरूरी रहता है। तो मैं उस भाव को अपनी विधानसभा में महसूस करता हूँ, और ये हमारी परिवार की तरह पार्टी की विचारधारा भी है कि हमारी पार्टी ये विचार परिवार के आधार पर चलती है, तो ये जो संस्कार है इसको निभाना का मज़ा भी अलग है। मैं आपकी दूसरी भूमिकाओं की भी चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि बात अब लाडली बहना की निकल गई है तो इसमें एक ये भी है कि लाडली बहनाओं को जो आपने राशि देते हैं उससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, ये उसके पीछे ध्येय भी था। लेकिन जो प्रदेश की आर्थिक सेहत है वो इससे बहुत प्रभावित हो रही है, बहुत स्ट्रेस में इकोनॉमी आ जाती है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, इसमें ये कहना गलत है कि इससे कोई हमारी राज्य की इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि कई गाँवों के घरों के अंदर बहनों को जो हम सीधी मदद करते हैं वो हमारे, आप देखिए क्राइम रेट कम हो गया, हमारे अपने परिवारों के अंदर की आज जो सुदृढ़ता आ गई, उसमें बहुत बड़ा योजना का लाभ है लाडली बहना का। हम सड़क कितनी अच्छी बना दें, हम बाकी काम कर दें, लेकिन घर के अंदर जो मदद लाडली बहनाओं के माध्यम से हो रही है पूरे प्रदेश की इकोनॉमी बदल रही है। आप उसका डाटा निकलवा लीजिए, तो हमने इसका पर्याप्त प्रबंधन किया है। आप अंदाज लगा लो, मैं जब बैठा तो 3 लाख करोड़ का हमारा बजट था। आज की स्थिति में लाडली बहनाओं की राशि 1000 जब मैं बैठा तब थी, आज 4,48,000 करोड़ का बजट हमने खड़ा किया है, और बगैर योजना बंद कर दी। हमने बड़े प्रेम से आज 1000 की जगह 1,500 रुपया महीना चालू कर दिया, लेकिन समान रूप से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दे रहे हैं, बगैर एक पैसा टैक्स लगाए। केवल हमारी राज्य की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदला, जहाँ लीकेजेस वहाँ लीकेज दूर किए, जहाँ बड़े टारगेट करना वो बड़े टारगेट किए। राज्य में निवेश को बहुत बढ़ाया, निवेश के आधार पर रोजगार भी खड़े कर रहे हैं। और लाडली बहनों का आप तो 1,500 की नहीं, अगर लाडली बहना हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में या रोजगार पर उद्योग में काम करेगी तो उसको 5,000 रुपये महीना हम अलग से देंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है, और ये अपने रोजगार परक उद्योग पे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का हमारे अभियान का संकल्प भी है। अच्छा, नहीं, लाडली बहना का एक सवाल और है मेरा, चूँकि अब आपने कहा कि 250 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए, लेकिन आपकी सरकार ने वादा किया है कि इसको हम बढ़ाएंगे भी राशि, तो वो कब होगा? देखो, हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। 1000 से यात्रा चालू की, आज 1,500 तक हो गई, तो ये क्रमशः हमने 5 साल के लिए सरकार बनाई है, और 5 साल के बाद में भी हमने कहा कि हमने तो 1,500 3,000 की बात की, हम तो 5,000 रोजगार दे रहे हैं, तो ये वो उसी का हिस्सा है। आप बताइए, जितनी हमारी रोजगार परक रेडीमेड गारमेंट्स है
वो महिला आधारित उद्योग है, उसमें हमने सब बहनों को 5,000 रुपये का अलग से BGF दे रहे हैं। तो जो हमारी रोजगारपरक इंडस्ट्री उनको भी प्राण दे रही है और बहनों को काम दे रही है। अच्छा, अब मैं दूसरी भूमिका पर सवाल करता हूँ। जो अनिल कपूर की आपने फिल्म देखी होगी नायक, तो वो CM बनते हैं और ऑन द स्पॉट फैसले करते हैं। वो बड़ा चर्चा में आए थे, उसके डायलॉग भी बड़े चर्चा में रहते हैं। आप भी जन विश्वास अभियान चला रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा, छिंदवाड़ा में भी देखा, उसके बाद हमने टीकमगढ़ में भी देखा कि वहाँ पर जो लापरवाही जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों के सामने आती है, ऑन द स्पॉट आप जो है उनको दंडित कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देने की? देखिए, हमारा ये कहना है कि काम करने के लिए हमारा एक तंत्र है प्रशासन का। अच्छे काम को मैं प्रमोशन भी करता हूँ, भर्ती भी नए लोगों की कर रहे हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं और ये बात प्रमाणित हो रही कि वो लापरवाही कर रहे हैं, तो लापरवाह पे सख्त एक्शन लेना ये प्रशासक का काम है। और मैं इस भूमिका में वहाँ उस दृष्टि से ही देखता हूँ कि भाई, अगर आपको काम का मौका दिया है और खास करके गरीबों के जन कल्याण के काम, उसमें लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम मौका पड़ेगा तो टर्मिनेट भी करेंगे, पुलिस कार्रवाई भी कराएंगे। कई अधिकारियों को मैंने जेल भी भिजवाया है, और अगर लगता है कि अगर वो अच्छा काम करता है उसका प्रमोशन करते हैं। ये हमारा काम। वही मैं एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल, जो CSP हैं उनको आपने सस्पेंड किया कल, उसके पहले भी हमने देखा है कलेक्टर से लेकर के RTO और तमाम IAS अफसरों तक आपने एक्शन लेने में जो है वो देर नहीं की, संकोच नहीं की। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी में क्या मैसेज जाएगा। तो कभी लोग आपको सिंघम कहते हैं, कभी नायक की भूमिका में कहते हैं, तो अच्छा लगता है जब आप ऐसा। मैं ना नायक हूँ ना सिंघम हूँ, मैं आज उस राज्य के दायित्ववान पद पे बैठा हूँ, तो मैं अपने उस भूमिका के साथ न्याय करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश में सुशासन आ रहा है, तो राज्य में भी सुशासन की दरकार। और मैं तो विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में अगर न्याय करना है, और वो जिस न्याय के लिए हम जाने जाते हैं और जिससे गरीबों के जीवन में बदलाव आता है, या शासन की निर्णय की क्षमता वहाँ से प्रभावित होती है, तो हमको कड़क निर्णय करने में रुकना नहीं चाहिए। मैं मान के चलता हूँ। कड़क के साथ आपने कुछ बड़े निर्णय भी किए हैं, उसमें से UCC भी एक है। तो इसके पीछे क्या मंशा रही? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। आदिवासी जो समाज है उसको लेकर के, जो मुस्लिम हैं उनका भी बहुत सारा एप्रीहेंशन था, उन्होंने तो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। तो ये बड़े फैसले कैसे आप ने लागू किए, क्या मंशा रही, और इसमें बैलेंस कैसे आप बिठा रहे हैं? देखिए, बहुत अलग अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने जब हमारे यहाँ एक समान कानून लागू करने की बात की, तो ये एक समान कानून लागू करने के लिए हमारी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जो पार्टी, तब से हमारी भावना थी कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक कानून की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ये हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का अलग, ये क्यों होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि ये जो अतीत के समय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि मुस्लिमों को भी, बहनों को कानून के अंतर्गत शासन का संवैधानिक दायित्व है कि वो उसकी रक्षा करे। और माननीय मोदी जी ने खुद ने 3 तलाक के कानून को एक तरह से समाप्त करते हुए एक कानून की बात की। तो हमारे राज्य के अंदर UCC लागू करने का अगर मौका आया, तो वैसे तो हमारे लिए मेजोरिटी थी, मैं वैसे चाहता तो विधानसभा से ही पारित करा लेता, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे लिए मोदी जी से चर्चा की, माननीय अमित जी से चर्चा की, उन्होंने कहा इसको नीचे तक ले जाओ। और हमने अपने इस विषय को नीचे तक ले गए, और हमने इस आधार पर लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा SMS मोबाइल के माध्यम से दिए कि हम इस कानून को लागू करने वाले हैं। एक संवैधानिक कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, और उस कमेटी के माध्यम से वो 55 जिले के 10 संभाग में गई, 10 लाख से ज़्यादा सुझावों का संकलन किया, और उस सुझावों के संकलन के बलबूते पे जो निकल कर आया, वो उन कट्टरपंथियों को जवाब भी है जो इसका विरोध कर रहे थे। 10 लाख में से 76% मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया कि हाँ, हमारी ज़िंदगी विवाह के बाद अगर असुरक्षित होती है। लेकिन MP में तो मुस्लिम समाज ही इसका विरोध कर रहा है, महिलाएं कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं ने जो है समर्थन किया। हमने ये डेटा विधानसभा में भी बताए,
और पेपरों में भी बताया और उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें 76% महिलाओं ने समर्थन किया, 40% मुस्लिम पुरुषों ने समर्थन किया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो विरोध कर ये रहे वो कट्टरपंथी लोग हैं जिनको वोट का खतरा, और कांग्रेस उसके पीछे है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती, जैसे अभी वंदे मातरम का विरोध कर रही कांग्रेस के, ये मानती नहीं है। इनने कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कराए, उसका परिणाम पाकिस्तान बना। कांग्रेस उसके बाद भी नहीं मानती। जब आज़ादी के बाद देश आपके पास है, 55 साल 70 साल आपने सरकारें चलाई, तो अब तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आखिर हमको इस देश के अंदर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब हिलमिल के रहे। लेकिन कांग्रेस जान करके दाना डाल कर लड़ाना चाहती है। नहीं, अब चूंकि आपने वंदे मातरम की बात करी दी है तो मैं इस पर आपसे सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस का ये तर्क है कि वो तो जो संविधान सभा में पारित हुआ, जो इस देश के जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, वो महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं कि उनके सामने जो अप्रूव हुआ, उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जिस कांग्रेस ने जब ये प्रस्ताव पारित किया, क्या आज़ादी के समय भारत का बंटवारा कोई से बचा हुआ है क्या? अशफाक उल्लाह खां से लगा करके रहीमान रस खान, हमारे यहाँ तो तबके सारे वो सारे लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बजाय भगवान कृष्ण की भक्ति करके, माँ की वंदना करते हुए अपना समय निकाला। लेकिन कांग्रेस ने अतीत की जो गलती की और जिसका परिणाम पाकिस्तान बदला, और पाकिस्तान के बनने का कारण ही कांग्रेस थी जिनने अखंड भारत के उस सपने को तोड़ा। महात्मा गांधी जी स्वयं ने कहा था कि मेरे लॉस पे बंटवारा होगा, लेकिन वो बेचारे मजबूर हुए कांग्रेस के कारण से, और कांग्रेस ने जान करके उस केवल वंदे मातरम नहीं तोड़ा, कांग्रेस ने देश को तोड़ा है। और आज फिर कांग्रेस उस रास्ते पर जा रही है जिससे भविष्य में फिर खतरा खड़ा होगा। अब तो माननीय मोदी जी ने पूरे देश को विश्वास में लेकर जब संवैधानिक रूप से इस बात दोनों गीत को मान्यता दी, तो अब ये तंदाबाट खड़ा करके कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस उस रास्ते पे जाना चाहती है जिसके कारण से कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाते से देख रही है। कांग्रेस वही कर रही है जो कश्मीर में उसने किया था। आपने वो वीडियो देखा होगा 15 अगस्त का, जो कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो है उस पर रोका टोकी हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत निंदा करता हूँ घोर कटु शब्दों में। कांग्रेस को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए, कांग्रेस के उस प्रस्ताव को कांग्रेस को वापस लेना चाहिए। जो उनने कहा हम 2 अंतरे गाएंगे, 4 गाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा लिखा है, तो आपको पूरा ही गाना चाहिए। आप या तो गाने से मना कर दो, आप उसके अंतरे तोड़कर उसकी आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात और है, जो मुस्लिम समाज है वो ये कहता है कि नहीं, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करता है, इसलिए तो मान लीजिए कि कोई नहीं गाना चाहता है, तो क्या ये नहीं, एक बात ये आ रही कि थोपा जा रहा है। देखिए, जब इसको पूरे देश ने अपना लिया, संवैधानिक कानूनन रूप से 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में गाया गया, अब उस पर आप प्रश्न कैसे खड़ा करोगे? अब तो आपकी बुद्धि का दिवालियापन है अगर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, या आपके मन की वो दुर्भावना दिख रही है जिससे आपको बचना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये समझते नहीं है इस बात को कि जब पूरा देश उसको आराम से गा रहा है तब आप उस पर संकट खड़ा कर रहे हो। तो ये एक तरह से अराजकता के रास्ते पे ले जाने का मार्ग है। मैं मान के चलता हूँ आपके माध्यम से कि उनको खेद व्यक्त करना चाहिए और अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। अच्छा, आपने एक शब्द अराजकता कही, और कल से बीजेपी के बहुत सारे नेता जो हैं, वो राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने पर धरना दिया एफआईआर को लेकर के, पैलेट गन जो इस्तेमाल की गई थी जेनजी के आंदोलन में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष को धरना देना पड़ रहा है? मैंने फिर निवेदन किया कि नेता प्रतिपक्ष की बहुत गरिमापूर्ण पोजीशन है, उस पोजीशन का ध्यान रख के उनको व्यवहार करना चाहिए। ऐसे काम करने से उनको बचना चाहिए जिससे उसकी गरिमा गिरती है। लेकिन राहुल गांधी जी है कि वो मानते नहीं, तो ये उनके व्यवहार पे निर्भर करेगा कि उनको देश फिर किस रूप में जाने हैं। वो तो अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं इसको। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर इस तरह के व्यवहार करेंगे, इससे वो उस पद की पोजीशन गिरा रहे हैं। माफ़ करना, मैं उनको ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप उस गरिमा को याद करो जो अटल जी ने 50 साल तक अपना प्रतिपक्ष में भूमिका निभाई है। तो ऐसे गरिमापूर्ण पद को कृपा करके उसकी गरिमा से न्याय करिए। और लोकतंत्र में जो पक्ष का महत्व है वो प्रतिपक्ष का महत्व है।
तो पक्ष प्रतिपक्ष से लोकतंत्र का मंदिर जीवित होता है। आप उसको व्यक्तिगत अपनी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। अच्छा, चलिए मैं अब फिर वापस आपके जो बड़े काम हैं उनकी हम बात कर रहे थे। बीच में वंदे मातरम का जिक्र आया तो हमने इस पर चर्चा की। नदी जोड़ो अभियान को लेकर के आपकी बड़ी दिलचस्पी है कैन बेतवा में हमने देखा है, आपने अभी 2 दिन पहले बैठक भी की है। इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। देखिए, केन बेतवा का जो इलाका है उसको आप देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। ये इलाका हमारा बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, और बुंदेलखंड में अगर किसी बात की कमी है तो केवल पानी की कमी है, जल की कमी है। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से नदी जोड़ो अभियान की बात आई थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की उन्होंने कल्पना की थी। साध्वी उमा भारती जब भारत सरकार में मंत्री तब उनने ये बात उठाई थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी उसका विरोध किया था। आज भी संकट खड़ा कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड के हमारे पन्ना, सागर, दमोह, बल्कि रायसेन, विदिशा तक का पूरा केन बेतवा का कैचमेंट। लेकिन विस्थापितों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, बहुत सारा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। हर एक व्यक्ति की चिंता की है। ये इस प्रोजेक्ट में कोई कष्ट नहीं है किसी को, लेकिन ये बात से कि विस्थापन अगर होता है तो विस्थापन में कष्ट तो थोड़े आते हैं, लेकिन उसका समाधान हमको बैठ कर निकलता है। लेकिन केन बेतवा के माध्यम से 1300 से ज़्यादा गाँवों के अंदर एक तरह से पूरा बदलाव होगा, जिसमें 13 जिले प्रभावित होंगे। हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा और यूपी का भी अंतर इतना ही पड़ेगा। तो ये जो बुंदेलखंड की भविष्य की तस्वीर पंजाब हरियाणा से अच्छी होगी खेती के मामले में। इसलिए इसका हमारा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें पीने का पानी, सिंचाई का पानी और इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा। अच्छा, अभी हम देखते थे कि दिल्ली में, मुंबई में जब बारिश होती थी तो सड़कें डूब जाती थी, जलमग्न हो जाती थी। आजकल हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, भोपाल में बारिश हुई, बहुत सारे इलाकों में घरों में पानी घुस गया। अभी हम रीवा की तस्वीरें देख रहे हैं 2 दिन से, वहाँ पर घुस गया। तो इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आपकी सरकार के पास कोई प्लान है? कैसे ये जो शहर हैं वो विकसित होंगे? उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका विकास कैसे होगा? देखिए, सब बातों के लिए हमारा मास्टर प्लान भी बन रहा है, और ये बात भी सही है कि शहर की आबादियाँ बढ़ने लगी है। आबादियाँ बढ़ने के कारण से अब हमने तो इसमें प्रयोग भी किया। जैसे उदाहरण के लिए भोपाल की बात कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो इसको मेट्रोपॉलिटन की तरह हमने विकसित करने का 5-5, 6-6 जिलों को मिला करके प्लान विकसित करने के भविष्य की दृष्टि से, ये केवल बारिश का पानी नहीं, भविष्य के विस्तार की दृष्टि से सुनियोजित विकास हो जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक एक करके सारे शहरीकरण के बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेकर के सबका सुनियोजित विकास करते हुए, विकास के मसले पे मतलब चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, उद्योग की व्यवस्था, आवासीय, कमर्शियल, सब प्रकार के भवनों की सुनियोजित पंक्तिबद्ध व्यवस्था, और उनके दृष्टि से लॉन्ग टाइम का हमारे अपने राज्य का विस्तार का प्लान कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी दिखेंगे। अच्छा, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा जो मुद्दा है वो सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आपने सांदीपनि स्कूल शुरू किए हैं, लेकिन आरोप ये लगता है कि सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खस्ताहाल है, टीचर नहीं है वहाँ पर, बिल्डिंग्स नहीं हैं। तो इसके लिए क्या प्लान है? ये सांदीपनि स्कूल का प्लान क्या है आपका? बहुत अच्छा प्लान है। आप कभी देखिएगा, एक स्कूल के अंदर अगर सभी प्रकार के प्लेग्राउंड है, सभी प्रकार की लेबोरेटरीज है, सभी प्रकार के शिक्षक जिनको बहुत अच्छी प्रशिक्षण दे करके ला रहे हैं, और बच्चों को भी 8वीं तक भोजन अगर जिस विद्यालय में मिलता है, आने जाने की बस की सुविधा देते हैं, तो एक वाकई वो मॉडल इतना बढ़िया है। और जहाँ हमने कल्पना की गरीब से गरीब हम लोग तो उस स्कूल से निकले जहाँ बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं रहती थी। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए अतीत के उस काले पृष्ठ से, जब उनने बहुत बड़े पैमाने पर इन सरकार तो चलाई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा है। आज हमने वो सब कुछ प्रबंधन करने का प्रयास किया, और अभी सरकार के माध्यम से हम शालाविहीन भवन और जितने प्रकार की सुविधा दे सकते हैं, सारे भवन की चिंता कर रहे हैं। सांदीपनि भवन भी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि सारे स्कूल तो सांदीपनि नहीं है। शालाविहीन भवन को भी हम एक भी भवन खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। उसका चरणबद्ध विकास प्रारंभ कर दिया, और अभी आप सांदीपनि विद्यालय के रिजल्ट आप देखना, तो रिजल्ट के आधार पर हमारी जो प्रावीण्य सूची बनी उसके 50% से ज़्यादा बच्चे इन्हीं स्कूल से निकले हैं।
तो गवर्नमेंट स्कूल ने प्राइवेट को पीछे छोड़ा, ये आधुनिक मॉडल है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि वो साइकिल लेकर के स्कूलों में जाएंगे। मैंने क्या कहा कि वो जाए, जरूर जाए, उनको बच्चे बताएंगे और स्कूल का पूरा दर्शन कराएंगे। पूरे देश का आधुनिक स्वरूप अगर अच्छा दिखेगा स्कूल का, सबसे अच्छा है तो मध्य प्रदेश का। अच्छा चलो, संदीपनी जी की बात हुई तो इससे मुझे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी याद आ गई। आपके दिल के बेहद करीब रहता है ये उत्सव। पिछले साल हमने देखा था कि आपने पूरे प्रदेश के मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी बनाने के सरकारी तौर पर आदेश दिए। अभी भी मनेंगे। हमने कहा जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो या नवरात्रि हो, ये त्यौहार अगर मन रहे तो त्यौहार समाज मनाता है, सरकार उससे बाहर कैसे जाएगी? उसके साथ जुड़े हुए जो अच्छे संस्कार हैं वो समाज ग्रहण करे, तो हम सब मिलकर के मनाएंगे। इसलिए हमने ये, हम और भाग्यशाली हैं, भगवान ने कृष्ण को कंस को मारने के लिए उनके घर जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने तो मध्य प्रदेश आए। सांदीपनी का आश्रम अच्छा बनवा रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण धरे हैं वो प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम तो शहरों के अंदर गीता भवन भी बनवा रहे हैं, जो मॉडल टाउन की तरह काम आएंगे, जहाँ पब्लिक फंक्शन अच्छे हो सके, लाइब्रेरी अच्छी होगी, बच्चों को रीडिंग रूम के रूप में काम आएंगे। तो गीता भवन भी बनवा रहा है और एक विधानसभा में, एक जनपद में वृंदावन गांव भी बना रहा है, ताकि हमारे जो ग्रामीण संस्कृति का जो पुराना गौरव है उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जा सके। और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम ने चरण धरे वहाँ भी वनगमन पथ पे हम अच्छा काम करवा रहे हैं। चित्रकूट के धाम पे अभी मैं थोड़े दिन पहले ही 3000 करोड़ की राशि मंजूर करके उसका भी अद्भुत रूप राजा राम का लोकार्पण हमने करा दिया। तो जो धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावना जिन कामों पे है, उसमें से ये हमारा तीर्थ दर्शन वाला बड़ा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही है आपकी, आपने कहा कि भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, इस पर आपको बड़ा नहीं, मैंने तो ये सहज एक पे अपने सारे संतों पे छोड़ा है कि ये हमारे लिए भगवान के जिस रूप में जो देख रहा है, मैं तो इसका ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये बात सही कि भगवान। लेकिन आपका तर्क क्या है? मतलब नहीं, मेरा कोई इसमें तर्क ऐसा लगता है कि भगवान के घर में जब इतनी सारी गायें हैं तो वो गायों के बलबूते पर उनकी जो लीला हुई होगी, अब उसको अलग अलग प्रकार से लोगों ने परिभाषित किया है। मैं तो विनम्रता से इतना कहता हूँ कि मैं ये शब्द को थोड़ा सा छोड़ता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ इसको। अच्छा, सिंहस्थ भी आने वाला है उज्जैन में, और हमने देखा है कि बहुत सारा अभी तो पूरे शहर में तोड़फोड़ मची हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भीड़ प्रबंधन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। इसके लिए क्या आप अभी से प्लान कर रहे हैं? देखिए, एक शहर जिसकी आबादी 10 लाख से कम हो और अगर वो 40 करोड़ लोगों के आने का बड़ा एक आयोजन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जो भविष्य की दृष्टि से आने जाने वाले यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जितने भी सिंहस्थ और कुंभ मेले हुए हैं, उन सब में प्रबंधन की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत सारे नवाचार भी देखने को मिलते हैं टूरिज्म में। अभी मैंने देखा आपकी एक तस्वीर है, आप कुछ ऐसा वो VR गियर लगा करके, इंदौर में वो तस्वीर थी, ऐसे चेयर पर हिलते हुए कुछ देख रहे थे, क्या मामला है? आज के ज़माने में क्या डिजिटल युग है, डिजिटल के बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। तो 14D करके हमारे जू में एक अलग से आर्टिफिशियल जू बनाया गया है, जहाँ पर वो आदिम ज़माने से चलने वाले डायनासोर से लगा करके हर युग के प्राणियों को दिखाते हैं, आनंद के साथ महसूस करते हैं। तो ये 3D के कारण से जो लेंस लगाने, 3D तो देखा है, 14D बहुत सारे लोगों ने देखा हो, तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ। वाकई अद्भुत अनुभव है, बड़ा मज़ा आता है जब हम उस तरह के दौर में पहुँच जाते हैं, जब बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में से आपकी यात्रा होती है, अचानक डायनासोर सामने आ जाता है, कहीं पहाड़ से गिरने का दृश्य रहता है, तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन में जिसमें बैठे वो ट्रेन को अलग प्रकार से बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत चुनौती वाले माहौल के बीच में से ले जाते हैं, कहीं भीषण कोई तूफान के बीच में से कोई प्लेन से यात्रा करने का जो दृश्य होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये प्राण के संकट है, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव आजकल ये हमारे लिए इस युग में इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसके सारे प्रयोग से पर्यटकों को भी आनंद होता है, रहस्य भी होता है, रोमांच भी होता है और एक अच्छी मनोरंजन की जगह भी होती है।
ये सवाल पूछने के पीछे मेरा एक मकसद भी था, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो एक जंगल टूरिज्म का भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। और हमने देखा है, आप कभी चीते छोड़ते हुए नज़र आते हैं, कभी जंगली भैंसों को लेकर के आ रहे हैं, कभी कछुए छोड़ते हैं, कभी घड़ियाल छोड़ रहे हैं। तो इसका कोई एक्शन प्लान है आपके दिमाग में कि लोग जो हैं वो जंगल सफारी के लिए, जंगल टूरिज्म के लिए ज़्यादा आएँ? रिलीजियस टूरिज्म तो एमपी में है ही। मैं आपकी बिल्कुल इस बात से इस तरह से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश के जंगल इतने आबाद हैं, इतने घने हैं, इतने अच्छे हैं कि जहाँ पर ये जो जियो और जीने दो का जो भाव, ये जो स्लोगन है, वो अपने आंखों से चरितार्थ होता है। ये खुले में टाइगर भी रहता है और मनुष्य भी रहते हैं, ये अपने सामने दिखाई देगा। टाइगर अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ जो जनजातियों के बीच में से ये जो वन्य जीव प्राणी है, उन वन्य जीव प्राणों की, जैसे हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे, अभी वहाँ से विलुप्त हो गए, तो हम उसको असम से लाए, वापस उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। पूरे एशिया से चीते गायब होगा। माननीय मोदी जी के माध्यम से 2022 से मध्य प्रदेश ने प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और 20 चीते लाए थे, उसमें से 12 ही बचे थे, 8 बचे थे, 12 मर गए। लेकिन आज की स्थिति में धीरे धीरे करके हमने आज 52 तक की संख्या पहुंचा दी। अब तो चीता हमारा श्योपुर से राजस्थान की सीमा तक चला जाता है और उछलते कूदते अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ये कछुए, हमने तो गिद्ध छोड़ा भोपाल में और उज्बेकिस्तान तक चला गया वो। तो ये जो वन्य प्राणी का जो आनंद है, इससे हमारा इकोसिस्टम भी सही रहता है और मध्य प्रदेश के जंगल अपनी उस प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्यता के कारण भी जाने जाते हैं। और जंगल केवल पेड़ों से नहीं, वो वन्य प्राणियों से भी जाने जाते हैं। अच्छा, अब कुछ मैं राजनीतिक सवाल भी लेना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी टीम बना ली है, बहुत सारे लोग उसमें आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबे टाइम से चर्चा चल रही है कि आप अपनी टीम में फेरबदल भी करने वाले हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ने वाले हैं, पुराने लोगों की कुछ छुट्टी होने वाली है, तो क्या है ये? देखिए, नए पुराने की बात नहीं है, ये बात सही है कि हमारे राज्य में मंत्रिमंडल में दोबारा ध्यान दे करके गठन किया, विषय चलेगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वरिष्ठों से मार्गदर्शन ले करके हो सकता है भविष्य में कुछ करना पड़े, करेंगे। तो कितनी जल्दी है? क्योंकि ये चर्चा हर महीने 2 महीने में चलती है कि आज होने वाला है, कब होने वाला है। कभी आप कटसी मुलाकात करने राजभवन जाते हैं तो वो चर्चा है और तेज हो जाती है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा आप इंतजार करें, लेकिन होगा जरूर, इससे कोई बात नहीं। तो कुछ नए चेहरे दिखेंगे उसमें? निश्चित रूप से दिखेंगे। पुराने चेहरे हटेंगे? अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जरूर बदलाव आएगा। बेरोजगारी भी एक राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि रोजगार के लिए सरकार बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। आपके पास क्या इस तर्क का जवाब देने के लिए कोई आंकड़े हैं कि हम इतनी नौकरियां ला रहे हैं या इतने लोगों को नौकरी दे चुके हैं? राज्य के बजाय भारत सरकार का सूचकांक निकालते हैं। गैर सरकारी स्तर पर रोजगार पाने वाले सबसे तेज गति से कोई राज्य है बेरोजगारी दूर कम करने वाला, तो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा निवेशकों को आमंत्रित करके इंडस्ट्री लगाने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा निवेशकों के लिए अपने राज्य के अंदर 900 से ज़्यादा कानून जो अनुपयोगी है उनको समाप्त करके और जन विश्वास अधिनियम 1 नहीं 2, 24 और 25 लागू करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमारे देश के अंदर, पूरे देश का सबसे ज़्यादा अगर गेहूं का उत्पादन कहीं हो रहा है तो किसानों से उनका गेहूं क्रय करके भारत सरकार को देने का किसी राज्य ने रिकॉर्ड बनाया तो मध्य प्रदेश ने बनाया। तो हम हर सेक्टर में, दूध उत्पादन में अभी 3रे नंबर पे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद हम दूध उत्पादन में भी नंबर 1 पे पहुंचने वाले। बिजली सरप्लस, आज पूरे देश में सबसे सस्ती, देश तो क्या विश्व में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है तो मध्य प्रदेश से। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है। तो आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसी नाते से मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर भी सबसे ज़्यादा कहीं मिल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत मौजूद सवाल है, प्रासंगिक है, त्यौहार आ रहे हैं। आपने एनालॉग पनीर पर बैन किया, हमने देखा बहुत कड़ी कार्रवाई हुई। मिलावट जो है वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
खाने पीने की चीज़ों से लेकर के, तेल से लेकर के, आटा और घी तक में मिलावट हो रही है। तो इसके लिए क्या कोई सख्त प्लान है जो ज़मीन पर भी दिखे? हमारी सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है, किसी प्रकार की मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर रही। और मिलावट के साथ साथ हम अपने राज्य के अंदर 6 लेबोरेटरी खोल रहे हैं ताकि त्वरित गति से आने वाले सैंपल की जांच भी कर सके। और ये हमने सभी व्यवस्थाओं के आधार पर कहा है कि चाहे बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो या छोटे से छोटा संस्थान हो, हमारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो कोई इसका कोई शिकार हो। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हाल के समय जो की गई कार्रवाई है, समाज ने भी इसका समर्थन किया। अभी त्यौहार आ रहे हैं और मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट की शिकायत होती है, तो क्या हम एमपी के सीएम से कोई ऐसा सख्त संदेश सुन सकते हैं कि जो मिलावट करने वाले हैं वो पहले ही डर जाएं? मैं आपसे सहमत हूँ कि मिलावट करने वालों का स्थान खुले में नहीं होगा, वो जेल उसका वेट करेगी। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा कोई काम ही क्यों करो जो जेल जाना पड़े। मोहन यादव जी, आपने हमसे बात की, एनडीटीवी को इतना वक्त दिया और सभी सवालों के बड़े बेबाकी से आपने जवाब दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।